नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे चैप्टर की जिसने देश की पूरी कहानी ही बदल दी। जी हाँ, 1857 की महान क्रांति, जिसे हम अक्सर भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इसे सिर्फ एक सिपाहियों का विद्रोह, मतलब एक सिपाही गदर क्यों नहीं कहते? इसे आजादी की पहली लड़ाई का इतना बड़ा नाम क्यों दिया गया है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए इतिहास में थोड़ा और गहराई से चलते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले, क्या ये सच में क्रांति थी? फिर जानेंगे उस 100 साल पुराने गुस्से के बारे में। वो चिंगारी कौन सी थी जिसने सब कुछ भड़का दिया? विद्रोह की आग कैसे फैली? और आखिर में हम ये लड़ाई हारे क्यों? तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल, 1857 आखिर था क्या? एक क्रांति या सिर्फ एक संग्राम? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई छोटा मोटा सिपाहियों का हंगामा नहीं था। नहीं, ये तो ब्रिटिश राज के खिलाफ, उनकी 100 साल पुरानी नीतियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी, बहुत जबरदस्त चुनौती थी। असल में ये घटना उन सारी शिकायतों, उस सारे गुस्से का एक नतीजा थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से पिछले 100 सालों से, जी हाँ, पूरे 100 सालों से लोगों के दिलों में जमा हो रहा था। आप इसे एक प्रेशर कुकर की तरह समझ सकते हैं जो बस फटने की कगार पर था। तो चलिए अब उस 100 साल के गुस्से की जड़ तक पहुंचते हैं। आखिर वो कौन से गहरे कारण थे जिन्होंने इस बगावत की जमीन तैयार की? ये गुस्सा ना कई लेवल्स पर था, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और हाँ, मिलिट्री भी। राजनीतिक तौर पर देखें तो लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक बड़ी वजह थी। मतलब सीधी सी बात थी, अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधे अंग्रेजों का हो जाएगा। सोचिए, इसने कितने ही रजवाड़ों को नाराज कर दिया। और ऊपर से जो हमारे आखिरी मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनकी भी बेइज्जती की गई। ये बात भी लोगों को बहुत चुभी। और पैसों की बात करें, मतलब आर्थिक मोर्चे पर, तो हालत और भी खराब थी। अंग्रेजों ने जमीन पर इतने भारी भरकम टैक्स लगा दिए कि किसान सचमुच बर्बाद हो गए। हमारे जो छोटे मोटे उद्योग थे उन्हें खत्म कर दिया गया। और तो और इनाम कमीशन जैसी चीजें लाकर हजारों जमींदारों से उनकी पुश्तैनी जमीनें तक छीन ली गईं। मतलब समाज का कोई तबका नहीं बचा था जो परेशान न हो। अब आते हैं समाज और धर्म पर। देखिए, अंग्रेजों ने सती प्रथा पर रोक जैसे कुछ सुधार किए, लेकिन कई पुराने ख्यालात के लोगों को लगा कि ये हमारी परंपराओं पर हमला है। और साथ ही जो ईसाई मिशनरीज थे, उनकी वजह से लोगों में ये डर फैल गया था कि अंग्रेज सबका धर्म बदलवाना चाहते हैं। और सेना के अंदर तो मानो लावा उबल रहा था। हमारे भारतीय सैनिकों के साथ खुला भेदभाव होता था। तनख्वाह अंग्रेजों के मुकाबले बहुत कम, और प्रमोशन में सूबेदार से ऊपर का कोई पद ही नहीं था। फिर 1856 में एक नया कानून आया, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इसने तो आग में घी ही डाल दिया। इसके तहत सैनिकों को समंदर पार लड़ने भेजा जा सकता था, जो उस जमाने में बहुत से सैनिक अपने धर्म के खिलाफ मानते थे। तो आप देख रहे हैं, ये सारे कारण, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, ये सब मिलकर उस प्रेशर कुकर के अंदर का प्रेशर बढ़ाते जा रहे थे। और अब बस एक छोटी सी चिंगारी की देर थी। और वो चिंगारी आई चर्बी वाले कारतूसों के रूप में। यही वो इमीडिएट कॉज बना जिसने सालों से दबे हुए उस सारे गुस्से को एक ही झटके में एक भयानक आग में बदल दिया। तो हुआ यूं कि 1856 में सेना में एक नई बंदूक आई, एनफील्ड राइफल। अब इसकी खासियत ये थी कि इसमें गोली भरने से पहले कारतूस को मुंह से, मतलब दांतों से काट कर खोलना पड़ता था। बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हुई। सैनिकों में ये अफवाह आग की तरह फैल गई कि कारतूस पर जो चिकनाई लगी है वो गाय और सूअर की चर्बी से बनी है। अब सोचिए, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सूअर मुसलमानों के लिए हराम। ये खबर दोनों ही समुदायों के सैनिकों के लिए उनके धर्म पर एक सीधा हमला था, एक ऐसी बात जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसके बाद घटनाएं बहुत बहुत तेजी से आगे बढ़ीं। जनवरी में दमदम में पहली बार ये खबर उड़ी। फिर 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे ने इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया और अंग्रेज अफसरों पर हमला बोल दिया। 8 अप्रैल को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया और बस 10 मई को मेरठ में सिपाहियों ने खुली बगावत का बिगुल बजा दिया। और यहीं से विद्रोह की वो आग भड़की जो मेरठ से दिल्ली तक पहुंचने वाली थी। वो प्रेशर कुकर जिसकी हम बात कर रहे थे, अब फट चुका था।
ये विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ और देखते ही देखते पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गया। 10 मई की वो तारीख। मेरठ के सिपाहियों ने अपने जेल में बंद साथियों को आज़ाद कराया, अंग्रेज अफसरों को मार गिराया और दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए दिल्ली की तरफ निकल पड़े। उनका बस एक ही लक्ष्य था, दिल्ली पर कब्जा। और सिर्फ 2 दिन में 12 मई तक ये बागी सैनिक दिल्ली पहुंच गए और शहर को अपने कब्जे में ले लिया। वहां जाकर उन्होंने बुजुर्ग हो चुके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक स्टेप था। इसने इस पूरे विद्रोह को एक चेहरा दे दिया, एक लीडरशिप दे दी। दिल्ली पर कब्जे की खबर जैसे ही फैली, ये आग लखनऊ, कानपुर, झांसी, जगदीशपुर, कई और शहरों तक पहुंच गई और हर जगह लोकल लीडर्स ने मोर्चा संभाला। लखनऊ में बेगम हजरत महल थीं, तो कानपुर में नाना साहब और झांसी में कौन भूल सकता है, रानी लक्ष्मीबाई। ये लड़ाई बहुत ही ज्यादा क्रूर और खूनी थी। उस वक्त दिल्ली में ही मौजूद थे महान शायर मिर्ज़ा गालिब। उन्होंने उस दौर के हालात को अपने शब्दों में कुछ यूं बयां किया, मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है। सोचिए जरा क्या मंजर रहा होगा। गालिब के ये शब्द उस भयानक हिंसा और बेहिसाब कुर्बानियों की एक झलक देते हैं, लेकिन ये एक बहुत ज़रूरी सवाल भी खड़ा करते हैं कि इतनी बहादुरी, इतनी कुर्बानियों के बाद भी आज़ादी की ये पहली लड़ाई हम हार क्यों गए। चलिए अब इसकी असफलता के कारणों और इसके नतीजों को समझते हैं। तो हमारी हार के पीछे कई बड़ी वजहें थीं। पहली, ये विद्रोह पूरे भारत में फैल ही नहीं पाया। पंजाब, बंगाल, साउथ इंडिया, ये बड़े बड़े इलाके इससे लगभग अछूते रहे। दूसरी बात, बहादुर शाह जफर नाम के लीडर तो थे, पर एक मजबूत सेंट्रल लीडरशिप की बहुत कमी थी। सब अपने अपने इलाके में लड़ रहे थे, पर कोई एक कॉमन देशव्यापी प्लान नहीं था। तीसरा, अंग्रेजों के पास हमसे बेहतर हथियार थे। टेलीग्राफ जैसी टेक्नोलॉजी थी जिससे वो तेजी से बात कर पाते थे और उनकी सेना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड थी। और आखिर में एक बहुत बड़ी कमी ये थी कि हमारे पास कोई साफ विजन नहीं था कि अगर हम जीत गए तो अंग्रेजों के बाद भारत कैसा होगा। तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पलटवार किया। 20 सितंबर 1857 को कई महीनों की जबरदस्त लड़ाई के बाद उन्होंने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया और उन्हें देश निकाला देकर बर्मा यानी रंगून भेज दिया गया, जहां गुमनामी के अंधेरों में ही उनका इंतकाल हो गया। भले ही ये क्रांति अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन इसका एक नतीजा बहुत बड़ा और दूर तक असर डालने वाला था। इस बगावत ने लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार को जड़ से हिलाकर रख दिया। उन्होंने फौरन भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म करने का फैसला किया और 1858 में भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में चली गई। यहीं से भारत में ब्रिटिश राज के एक नए दौर की शुरुआत हुई। तो 1857 की ये महान क्रांति भले ही अपने उस वक्त के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई, लेकिन इसने आने वाले कल के लिए भारतीय राष्ट्रवाद की एक मजबूत नींव रख दी। ये भविष्य के सभी आज़ादी के दीवानों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनी। और हाँ, ये हमें आज भी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर 1857 की वो लड़ाई हम जीत गए होते तो आज का हमारा भारत कैसा हो।